नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज की वीडियो में। अ, आज थोड़ी-सी हम लोग बात करेंगे पहले देश के अंदर जो हमारी सिलक्यारा टनल में लोग फँसे हुए हैं, उसके रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर के। तो ये करीब 41 मज़दूर फँसे हुए हैं और टनल ये पूरी शायद कंप्लीट नहीं हुई थी और पीछे इनके एक जगह से टनल की छत कोलैप्स कर गई और उससे मलबा काफ़ी सारा गिर के पूरी टनल को ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये बीच के एक हिस्से में फंसे हुए हैं। तो ये एक समस्या है, हालांकि काफी लंबा स्पैन है जिसके बीच में ये लोग हैं, तो इसलिए इनको जगह की या बाकी चीजों की तो दिक्कत नहीं है। और इमीडिएटली एक छोटा पाइप इंस्टॉल कर दिया गया था, तो उसके थ्रू इनके साथ बातचीत भी हो रही है। फोन फोन इंस्टॉल है मेरे ख्याल से, तो उसके थ्रू बातचीत हो रही है। प्लस इनको खाना पीना और पानी वगैरह भी रेगुलर सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अ, वैसी कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के टनल या इस टाइप के कोलैप्स जो होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि खाना और पानी की दिक्कत होने से 10-12 दिन के बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगती है। तो अभी तक जो दिख रहा है और जो इन लोगों से बात हो रही है, उससे ये दिख रहा है कि ये लोग ठीक कंडीशन में हैं, हेल्दी हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि 15 दिन हो गए हैं, 16 दिन। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। 5-6 एजेंसियां जो हैं जिनको कि ये बोरिंग का, ड्रिलिंग का अनुभव है, जैसे कोल इंडिया, क्योंकि वो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं अपने माइंस में, तो उनको एक्सपीरियंस है। तो कोल इंडिया को भी बुलाया गया है, उसके भी ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स वहां पे पहुंचे हुए हैं। ओएनजीसी को ड्रिलिंग का काफी एक्सपीरियंस है ऑयल वेल्स वगैरह के चक्कर में, उनको भी बुलाया गया है, तो वो भी लगे हुए हैं। ऐसे ही आरवीएनएल, एसबी, जेसीएल, मतलब 5-6 अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे। और एक हॉरिजॉन्टल जो मलबा गिरा हुआ है, उसके बीच से एक छोटा पाइप, मतलब एक बोर करके 800 एमएम का, और उसके थ्रू कोशिश की जा रही है कि मतलब ये करीब 2-2.5 फीट डाया का गैप होगा, पाइप होगा। और कोशिश की जा रही है कि ये पाइप इंस्टॉल हो जाए तो इसके थ्रू लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो एक प्रयास ये चल रहा है। और इसमें दिक्कत ये आई थी कि ये मतलब 75-80% तक ये होल हो भी गया था, लेकिन जो ऊपर से मलबा गिरा था उसके साथ जो टनल का जो ऊपर का हिस्सा है जो कोलैप्स हुआ था, उसमें बहुत सारा लोहा, गर्डर्स और ये सब था। ये बिल्कुल उसी के सामने आकर के फंस गया है जहां ये लोग पाइप को बोर कर रहे थे। तो अब उसी पाइप के अंदर वेल्डर्स गए हुए हैं और उन्होंने उस लोहे के मलबे वगैरह को काटना वाटना और वो सब करके जगह को क्लियर करने की कोशिश की है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि मैनुअली खोद करके जो 10-12 मीटर का थोड़ा सा एक हिस्सा बचा है, और इसको आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ पहाड़ के ऊपर से सीधी एक बोर करके नीचे टनल तक बोर करने की एक कोशिश वो भी जारी है। तो वहां भी मतलब आप समझ लो कि 25 से 30% का काम हो गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो कोई भी कोशिश छोड़ी नहीं जा रही है। तमाम तरह की मशीनरी, इक्विपमेंट नासिक से रातों रात मूव की गई है, ना इंदौर से मूव की गई है। तो हर जगह से जहां से जो मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो तुरंत उठा करके वहां पहुंचाई जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 1-1.5 किलोमीटर की पहाड़ के ऊपर एक 2 दिन के अंदर रोड बना करके दी है कि मशीन ऊपर जा सके पहाड़ के ऊपर, जहां से उसको बोर करना है। तो प्रयास पूरे चल रहे हैं और ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में कुछ अ, लोग इसका राजनीतिक वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। वो प्रचार करने में व्यस्त हैं, वो तेजस उड़ा रहे हैं। तो नॉर्मली जो भी एक जिम्मेदार राजनेता होता है उसको ये पता होता है कि इस टाइप के ऑपरेशंस में एक एक मिनट और एक एक घंटा कीमती होता है। और
कोई वीआईपी विजिट हो जाती है तो उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स और ये सब के चक्करों में काम डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। तो समझदार जो पॉलिटिशियंस या लीडर्स होते हैं, वो ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान वहां विजिट नहीं करते हैं। हाँ, उनके विजिट करने से ऐसा तो कुछ होना नहीं है कि मोदी जी फावड़ा लेकर के खुद मिट्टी हटाने लगेंगे। तो उनको जो सुविधाएं प्रोवाइड करनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हाईएस्ट लेवल पे इसको मॉनिटर कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को। जो जहां जरूरत हो रही है उस डिपार्टमेंट को वहां तुरंत डिप्लॉय किया जा रहा है। जहां से जो मशीन्स लानी है वो तुरंत लाई जा रही हैं, देश से विदेश से। जिन एक्सपर्ट्स के बारे में सलाह दी जा रही है कि इनको बुलाया जाए, उनको तुरंत बुलाया जा रहा है। और ये काम करने में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरी तरह लगा हुआ है। रेगुलर बेसिस पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपडेट्स जारी कर रहा है कि अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी सरकार नहीं दे रही। सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, सब कुछ है। अब कुछ मूर्ख ये भी कह रहे हैं कि रेस्क्यू हो जाएगा तो उसके बाद मोदी आएंगे इनके साथ फोटो खिंचाने। भाई, क्यों नहीं आएंगे? सरकार है, सरकार को अगर किसी दुर्घटना का आप दोष दे रहे हैं तो सरकार को उस दुर्घटना से रेस्क्यू करने का श्रेय भी लेने का पूरा अधिकार है। और हर राजनीतिक दल और हर राजनेता ये काम करता है, दुनिया में करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशंस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितनी तमाम एजेंसीज हैं, आर्मी है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, आरवीएनएल है, सतलज व्यास जल बोर्ड है, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इनके सारे लोग लगे हुए हैं 24 घंटे पिछले 15 दिनों से नॉन स्टॉप। तो इनको भी हौसला देने के लिए जरूरी होता है कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाए और इन सबके साथ मुलाकात करें। ना सिर्फ वो उन विक्टिम्स से मिलके आते हैं, जब जाते हैं तो वो सारी टीमों से मिलते हैं, सारे लोगों को कंधे पे हाथ रखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और ये एक उभरता हुआ भारत है कि हमने इसके लिए कहीं विदेश से कोई मदद नहीं मांगी है, हमारे ही लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ बड़ी मशीनें बाहर की हों, लेकिन लोग हमारे अपने हैं, प्लानिंग हमारी अपनी है, और रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो कुछ समय ऐसा होता है, अगर सब कुछ अच्छा होता तो इतनी सारी टनल्स और हाईवेज और ब्रिजेस बन गए, कहीं ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो एक दुर्घटना ये हुई है क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ समय खराब होगा, और इसलिए बार बार रेस्क्यू में भी बाधा आ रही है। लेकिन अभी तक लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और उनको खाने पीने से लेकर के सारी सुविधाएं पहुंचाने की इंतजाम तो हो गई है। तो इसलिए अब खतरा तो नहीं है। तो इसलिए वहां पे एक टनल रेस्क्यू ऑपरेशन आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये लोग निकल के तो आएंगे। तो ये तो रही बात टनल वाली। अब हम लोग देश से थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि देश में चुनाव वगैरह की जो कहानियां हैं वो तो अब बहुत हो गई। पाकिस्तान को लेकर के हम बात करें अगर, तो मैं आप लोगों को लगातार पिछले कुछ वीडियोस से बोलता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल कोलैप्स अब आर्मी के अंदर शुरू हो गया है। और ये आखिरी किला कह सकते हैं आप पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का आखिरी जो एक सिंबल है वो पाकिस्तान की आर्मी है। जिस दिन आर्मी कोलैप्स हो गई, टूट गई, बिखर गई, उस दिन पाकिस्तान अपने आप बिखरने लगेगा। तो वो शुरुआत अब स्पष्ट दिखने लगी है, जो मैं आप लोगों को पहले से बोलता आ रहा हूं कि ये काम भी शुरू हो चुका है। असल में माहौल पाकिस्तान में आर्मी के अंदर बहुत एक डिस्टर्ब्ड माहौल है, क्योंकि ना पाकिस्तान के पास सरकारी बजट आ रहा है। पहले पाकिस्तान की आर्मी जो सरकारी बजट है उसका 70-75% झटक ले जाती थी, और सबकी लाइफ पाकिस्तान आर्मी में सिपाही से लेकर के सबको भरपूर ऐशो आराम सब कुछ मिल जाता था। अफसरों के तो खैर कहना ही क्या, लेकिन इवन सैनिकों वैनिकों को भी तनख्वाह से लेकर के खाना पीना बाकी सारी चीजें A1 मिलती थी। और उसके अलावा क्या होता था कि इनको आम जो बलोच हैं, पश्तून हैं, इस टाइप के एरिया में पोस्टिंग मिल जाती थी। इवन कराची और
दूसरे जगहों पे भी। तो ये आर्मी के लोग पुलिस से ज़्यादा वहाँ पे लूट-मार करते हैं लोगों के साथ, आम जनता के साथ। तो ये जो नॉर्मल सैनिक भी हैं, ये भी अच्छा खासा पैसा इस लूट-मार में से कमा लेते थे। लेकिन अब बजट भी बंद हो गया है और ये पश्तून और बलोच इलाकों में स्थिति उल्टी हो गई है। अब वहाँ के लोग इनका शिकार कर रहे हैं। लगभग रोज कोई न कोई घटना या तो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में, या तो इधर से बलोच लोग या उस तरफ से टीटीपी वाले कोई न कोई कांड ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें इनके 10-5, 10-5, 15, 10-5, 15 मारे जा रहे हैं। तो ये तो एक डिप्रेशन का हालत है ही। ऊपर से स्थिति ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो यूनिट कमांडर्स वगैरह हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, जो सैनिकों की तरफ से खबरें आ रही हैं, कि ये लोग जो जहां बाहर इधर-उधर पोस्टेड हैं, जहां इनकी टुकड़ी बैठी हुई है, इनके पास राशन की सप्लाई भी रुक गई है। वो भी पाकिस्तान आर्मी सप्लाई नहीं कर पा रही है। जब राशन, उसके अलावा गोला बारूद और बाकी सारी चीजों की भी दिक्कत हो रही है। स्थिति इनकी गंभीर है। मारे जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी अपनी पब्लिक में, अपनी अवाम में अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े-बड़े हमलों में ये बोल देती है कि हाँ जी, हमारे 2 आदमी मारे गए हैं, 3 घायल हैं और हमने 4 आतंकवादी हलाक कर दिए। बाद में 6-8 दिन के बाद पाकिस्तान आर्मी से ही जो नीचे के लेवल के लोग हैं, उनसे जब खबर छन के बाहर आती है, तो पता चलता है कि जी उस हमले में तो 15 आदमी मारे गए थे पाकिस्तान आर्मी के। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक आईईडी, एक बम लगा करके रखा है रोड के अंदर, हाईवे पे, ठीक है ना? या कहीं रोड पे, कच्ची रोड पे भी गड्ढा खोद के एक बम गाड़ रखा है और वो दो लोग उनके बैठ करके साइड में इंतजार कर रहे हैं कि आर्मी की गाड़ी या काफिला यहाँ से गुजरेगा तो बटन दबा के उड़ा देंगे, और वो होता भी है। अब ऐसी हालत में जहां धमाका हुआ और पूरी गाड़ी उड़ गई, तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी या 2 आदमी मरे और 3 घायल, क्योंकि धमाका भी उसी गाड़ी पे किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा आदमी होंगे। और धमाका होने के बाद मैक्सिमम आदमी या तो स्पॉट पे खत्म हो जाते हैं या अस्पताल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बम जो लगाए जाते हैं, अगर उसका टारगेट है कि किसी गाड़ी को उड़ाना है, तो बम की क्वांटिटी जो होती है वो भी उसी हिसाब से रखी जाती है कि एक गाड़ी, मान लो एक ट्रक उड़ाना है तो उतना बड़ा बम लगाया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि तुक्का तड़ाका चल रहा है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को जो 2-3 दिन पहले या उससे पहले के वीडियोस में भी बोला था कि आतंकवादियों को इतनी पिन पॉइंट जानकारियां कहां से मिल रही हैं कि कब कौन सा काफिला कितने लोगों को लेकर के कहां से गुजरेगा। तो ये अपडेट्स आर्मी के ही बीच में से इन लोगों को दिए जा रहे हैं कि सपोज ये काफिला यहां से निकला है, ये यहां जा रहा है, इस रूट से जा रहा है। और टेररिस्ट को ये अच्छा खासा टाइम के पहले पता चल जाता है और वो लोग एम्बुश लगा के बैठ जाते हैं। तो ये कहानी भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर से ही हो रही, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला, इन लोगों को पैसे खाने की, लूट मार की आदत रही है। ऐसे में अब बाकी जगहों से तो पैसे आ नहीं रहे हैं, तनख्वाह के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनसे ये लोग लिंक अप हैं। और अ, मान लीजिए किसी यूनिट का एक संतरी है, दरबान है, जो गेट पे खड़ा है चौकीदारी के लिए, और उसको किसी ने पैसे वैसे दिए और उसने बता दिया कि हाँ, काफिला निकलने वाला है, 4-5 गाड़ियां लेकर के और फलानी जगह जा रहे हैं। बस हो गई खबर वहां। तो ये लीक हो रही है इंफॉर्मेशन। उसके अलावा खबरें ये आ रही हैं कि बहुत सारी जो इनके सोल्जर्स हैं, वो इस खौफ से कि ये खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में पोस्टिंग होगी तो हम मारे जाएंगे, हमारे ऊपर भी आतंकवादी हमला कभी भी हो सकता है, तो बहुतों ने तो नौकरी से फरार हो गए हैं। दूसरा, महंगाई के चक्कर में क्या है, कोई एक सैनिक है, उसकी बलूचिस्तान में या केपीके में पोस्टिंग है, वो रहने वाला कहीं पंजाब या सिंध का है, उसका घर परिवार आटे के लिए जूझ रहा है, उसको आटा नहीं मिल रहा है। यहाँ इस सैनिक की भी हालत ये है कि
कितने दिन जिंदा रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही उसका कोई पता नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे सैनिक छोड़ छोड़ के भागने लगे हैं, और बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑफिशियली ये तहरीक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको ज्वाइन कर लिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बोला था, क्योंकि रेडिकलाइजेशन जो है, जिस आइडियोलॉजी कट्टरपंथ के दम पे ये आतंकवादी संगठन चलते हैं, लगभग वही धार्मिक कट्टरपन इन सैनिकों के अंदर है। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन सैनिकों को ये लगने लगा है कि ये जो आतंकवादी संगठन है, इनकी मांग और इनकी डिमांड जायज है, ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ कैसे लड़ें। तो वो एक आइडियोलॉजिकल जो क्लैश है, वो इनके सैनिकों के दिमागों में चल रही है, और उसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे सैनिक आर्मी को डेजर्ट करके इन आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड समहाउ तहरीक तालिबान हो या पाकिस्तान ये अफगानिस्तान का तालिबान हो, इन लोगों के पास पैसे या फंडिंग की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। इनके पास भरपूर पैसा है ऑपरेशंस करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, और इन्होंने अपना एक पूरा आर्मी टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें ये लड़ाकों को सैलरीज भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़े एरिया से ये टैक्स कलेक्शन भी कर रहे हैं, और इसके अलावा इनको इधर उधर से पैसे भी फंड हो रहे हैं। रिजल्ट ये है कि ये बहुत इफेक्टिवली पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट एक लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अब ये जो क्लैश है या ये टकराव है, मैंने कल परसों के आपको वीडियो में बताया था, कल तो नहीं बनाया था वीडियो, परसों या नरसों के वीडियो में जो भी पाकिस्तान का लास्ट वीडियो था, उसमें आपको मैंने बोला था कि पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है, जो उनका जनरल है, तो वो आजकल अपने जीएचक्यू में, जनरल हेडक्वार्टर में बैठक भी करता है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के करता है। तो वो इतना इनसिक्योर और इतना डरा हुआ क्यों है, वो भी अपने ही हेडक्वार्टर के अंदर। मतलब उसको या तो अपने ही जो आर्मी के कोलीग्स हैं उनसे कुछ खतरा है, और या उसको ये बात का डर है कि आतंकवादी कभी भी मेरे हेडक्वार्टर को तोड़ करके अंदर घुस सकते हैं। इसमें अभी एक खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी की 408 ब्रिगेड करके एक है, ये यूनिट जो है आर्मी की, ये आसिम मुनीर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड टाइप की ब्रिगेड है। अब आर्मी की इस यूनिट ने एक कोर्ट मार्शल एक्टिविटी शुरू की है, एक मुकदमा शुरू कर दिया है चलाना। किसके ऊपर? आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम के ऊपर। अब उनका ये कहना है कि नदीम अंजुम आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की प्लानिंग कर रहे थे और उसका हत्या कराने की साजिश रच रहे थे, ताकि उसको रास्ते से हटा के ये खुद आर्मी के चीफ बन सके। तो ये अपने आप में एक खतरनाक सी सूरत हाल डेवलप हुई है कि जहां पे आर्मी चीफ के इशारे पे उसकी जो डायरेक्ट उसके अंडर में जो ब्रिगेड है, उसने कोर्ट मार्शल की एक्टिविटी आईएसआई चीफ के अगेंस्ट शुरू कर दी है, और उसके ऊपर एक मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है। और जो चार्ज लगाए हैं, इसका सीधे सीधे सजाए मौत का वो होता है, क्योंकि ये गद्दारी की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा इन्होंने अभी दो पूर्व, एक मेजर आदिल रजा करके है, लंदन में रहता है, और एक और कोई मेजर या कर्नल है। ये लोग सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ काफी बकवास करते रहते हैं। इन दोनों को पाकिस्तान की आईएसआई ने ही तैयार किया था। इनको तैयार किया था भारत के खिलाफ भौंकने के लिए और इमरान खान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जब इमरान खान को ये लोग आगे प्रमोट करना चाहते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। बाद में हुआ ये कि इन लोगों की, ये दोनों जो हैं, आदिल रजा और दूसरा वो क्या तो नाम है, हैदर हैदर क्या है, तो इन दोनों की लॉयल्टीज जो हैं वो इमरान खान के साथ कुछ ज्यादा ही बन गई, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल वो सरकार में रहा, तो ये दोनों को चांदी हो गई थी, और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ये लोग टच में थे। तो नतीजा ये हुआ कि जब इमरान खान को हटाया गया, तो ये दोनों के दोनों अपनी आर्मी के खिलाफ ही भौंकने लगे, काटने लगे। तो नतीजा ये हुआ कि अभी इरिटेट होकर के आर्मी ने इन दोनों के ऊपर भी कोर्ट मार्शल किया है, मुकदमा चलाया है, और अभी ये फैसला आया है कि एक को 12 साल, एक को 14 साल जेल की सजा डिक्लेयर कर दी है,
और साथ में ये कहा गया है कि ये जो अपने नाम के आगे मेजर और कर्नल वगैरह लगाते हैं, आर्मी की जो रैंक लगाते हैं, तो अब ये रैंक नहीं लगाई जाएगी। तो ये डेवलपमेंट मतलब आर्मी खुद अपने लोगों से ही लड़ने में अब व्यस्त हो गई है और यहां से अब एक दूसरे के खिलाफ गेम्स शुरू हो जाएंगे, टारगेटिंग एक दूसरे के ऊपर शुरू होगी और आगे चल के आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे ये एक सिविल वॉर की तरफ चीजों को पहुंचा रहे हैं। जैसे आईएसआई के जो नदीम अंजुम हैं, उनके ऊपर भी एक केस चालू कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली जब से ये अननोन गनमैन वाली थ्योरी चालू हुई है, तब से ऐसा मेरे ख्याल से लग रहा होगा इनको, आसिम मुनीर को, कि आईएसआई वाले ये अननोन गनमैन वाला काम करवा रहे हैं और आतंकवादियों को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बोला भी था कि इन लोगों को आईएमएफ और एफएटीएफ से बहुत कड़ी शर्तें लगाई गई हैं कि आप क्रेडिबली अपने यहाँ जो आतंकवाद आपने पाल पोस रखा है, इसको खत्म करना शुरू करेंगे तो ही आपको पैसे मिलते जाएंगे। तो ये एक इनकी मजबूरी है कि इनको खुद अपने आतंकवादियों को खत्म करना है। अब खुद करेंगे तो इनके यहाँ सिविल वॉर की स्थिति बन जाएगी। तो शायद इन्होंने ये एक खेल खेलना शुरू किया है जिसमें इन्हीं के लोगों से, मतलब आर्मी के ही जो किलर्स हैं, उनको यूज करके ये इन आतंकवादियों को एक एक करके, जो इनको लिस्ट दी गई है कि ये सारे टेररिस्ट खत्म हो जाने चाहिए, तो ये एक एक करके उनको मार रहे हैं और अपनी मीडिया में दबे जबान पे ये प्रचारित कर रहे हैं कि फॉरेन की एजेंसियां ये काम करवा रही हैं। अगर फॉरेन की एजेंसियां इन्वॉल्व होती तो अब तक 2 दर्जन मर्डर हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइप के आतंकवादियों के। किसी भी एक केस में आज तक एक भी अरेस्ट पाकिस्तान की पुलिस या आर्मी या आईएसआई नहीं कर पाई है। तो ये स्थिति तो तभी बन सकती है जब ये किलर्स जो हैं वो इनके खुद के लोग हों। और इनकी इंटरनल रिपोर्ट जो कहती है, अभी लीक हुई, उसका कहना है कि बहुत सारे किलर्स जो हैं ये एक्चुअली पाकिस्तान रेंजर्स के पूर्व, मतलब ऑफिसर्स और कमांडो टाइप के ट्रेंड लोग हैं। अब पाकिस्तान रेंजर्स के लोग किलिंग का काम कर रहे हैं तो उनको कोई फॉरेन एजेंसी हायर कर पाएगी या खुद आर्मी और आईएसआई के लोग हायर कर पाएंगे वहां बैठे बैठे। तो पाकिस्तान का जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सिस्टमैटिक कोलैप्स डिजाइन्ड जिसको कहते हैं, वो किया जा रहा है और वो धीरे धीरे उसी रास्ते पे बढ़ रहा है। अगले 3 महीने के अंदर काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल से कुछ डिजाइन इस टाइप का है कि बिना किसी खून खराबे के, मतलब बाहरी तरफ से भारत के या किसी और के मिलिट्री एक्शन के बिना, पाकिस्तान को इंटरनली उस स्थिति में ला दिया जाए कि जहां से उसके डिवीजन अपने आप होने लगे। तो वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इनकी आर्मी की जो पोजीशन है वो इतनी कमजोर होती जा रही है कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की सत्ता को होल्ड नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान के 4 सूबों को एक करके रखने की पोजीशन में अब आर्मी है नहीं। 2 सूबों में, केपीके और बलूचिस्तान में, तो अब ऑलमोस्ट इनका कंट्रोल खत्म हो गया है। वहां के जो फ्रीडम स्ट्रगल चला रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, टीटीपी और बीएलए और बीआरएफ, इन लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट पूरे एरिया पे अपना दबदबा बना लिया है और वो जब मन करता है, जहां मन करता है, जैसे मन करता है, वैसे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन धीरे 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 बढ़ती जा रही है और इसमें कोई चेंज होने की संभावना इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान की वो हालत नहीं है कि वो इन लोगों के खिलाफ अपनी आर्मी को कुछ पैसा दे करके एक लड़ाई शुरू करे। ना पाकिस्तान आर्मी का इस समय वो मोराल बचा है और ना इनके ऑफिसर्स का एक दूसरे के ऊपर वो भरोसा बचा है कि ये लोग कोई ढंग का ऑपरेशन करके और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई लड़ सके। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि आर्मी लड़ने वाली स्थिति तो अपनी जो जो कैपेबिलिटी है वो तो खो चुकी है। अब सिर्फ खींचतान और मारामारी चल रही है
टॉप के ऑफिसर्स के बीच में लूटमार करने की, कि आखिर में किसके हाथ में कितना पैसा लगता है और वो कितना पैसा लेके निकल भागता है। तो अब वो स्थिति बनती जा रही है धीरे धीरे, और टॉप के ऑफिसर्स जो हैं अपने नीचे से अपने अपने लिए जो खतरा बन सकते हैं, उन ऑफिसर्स को भी एलिमिनेट करने की कोशिशें करने लगे हैं। तो टिपिकल जो एक मुस्लिम कल्चर में होता है कि एक दूसरे का गला काटने लगते हैं जब ये क्राइसिस में आते हैं, तो वो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान में हालात काफी बदले हुए होंगे, और इसका एक इशारा इस बात से भी मिलता है कि इंडिया में अभी कल परसों होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय मिश्रा टेनी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक, और उसमें उनका ये कहना है कि जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको हम लोग, मतलब पास तो है, वो एक्ट तो बना हुआ है, लेकिन उसकी वो रूल बुक वगैरह जो होते हैं वो बने हुए नहीं थे, जिसके कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो वो उन्होंने कहा है कि हम मार्च 30 तक 2024 में इसको लागू कर देंगे। तो अब इस चीज को अगर आप लिंक करके देखें कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो आपको ये समझ में आएगा कि शायद वहां से एक नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन का माइग्रेशन और बाकी सारी चीजें जो होनी है, वो ऑब्वियस है कि होंगी, क्योंकि जब ये टूट फूट की स्थिति होगी तो पाकिस्तान में काफी खून खराबा और हमला और अत्याचार होगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो टारगेट पे आते हैं वो नॉन मुस्लिम्स आते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। तो उनके रिहेबिलिटेशन और बाकी सारी चीजों के लिए हो सकता है कि ये प्लानिंग की जा रही हो, और शायद गवर्नमेंट ये सोच के चल रही हो कि जनवरी, फरवरी और मार्च आते आते पाकिस्तान की हालात काफी हद तक वो बिखरने वाली स्थिति में आ जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया को भी अपने लीगल फ्रेमवर्क और उसके अलावा मिलिट्री और बाकी सारी सिस्टम्स को अप टू डेट करना पड़ेगा, तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो शायद उसी तैयारी की दिशा में एक कदम है। आगे देखिए होता है क्या। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट ये सीएए को लेकर के चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, तो वो एक एंगल है, उस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि वो एंगल क्या है। लेकिन नॉर्मली मोदी गवर्नमेंट का अभी तक का जो हिसाब किताब है, उससे ऐसा समझ में आता है कि ये लोग कोई भी एक कदम उठाते हैं तो उसके पीछे 2 या 3 टारगेट्स होते हैं। तो मतलब एक तीर से कई निशाने वाली बात जो है, तो सीएए का मुझे लग रहा है कि एक टारगेट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो भी है। तो आगे हम लोग और इस पर बात करेंगे। बाकी ये है कि जैसे जैसे कुछ होता जाएगा मैं आपको इस पर डिस्कशन करूंगा, अपडेट करूंगा। तो नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।